डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। आईनी तरमीम का एक बार फिर जोरों शोर से तस्करा हो रहा है, लेकिन इस बार इस आईनी तरमीम को पेश किए जाने से ज्यादा इसके जल्द ना पेश किए जाने की खबरें हैं। आप ये कह सकते हैं कि आईनी तरमीम की बेल इस हफ्ते भी मुंडे चढ़ते नजर नहीं आती। कल फलस्तीन के मामले पर बुलाई जाने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी मुतनाज़ हो चुकी है। वाफकान हाल बताते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तो फलस्तीन था, लेकिन पसे पर्दा इसमें कुछ रूठे हुए अहबाब को मनाने का खेल खेला गया। कल की कॉन्फ्रेंस में जब 2 बार वक्फा हुआ तो मौलाना की मुलाकात नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से करवाई गई, जिसमें SCO कॉन्फ्रेंस समेत बिलखसूस आईनी तरमीम पर खुलकर बातचीत हुई। मौलाना ने इस बड़ी बैठक में कुछ अपनी मनवाई और कुछ हुकूमत की मानकर आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दिया है और आइंदा 2 से 3 रोज में अपनी जमात का तैयार किया गया मुसवदा हुकूमत को देने का ऐलान हुआ है। इस पेशरफ्त से ये बात तो तय हो गई है कि अगर मौलाना 2 से 3 रोज में अपना मुसवदा शेयर करेंगे तो फिर हुकूमत को भी इस मुसवदे की छान छटक के लिए कुछ दिन चाहिए होंगे। तब तक SCO अजलास का वक्तान पहुंचेगा। इन छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि आईनी तरमीम अगर पेश हुई तो वो शंघाई ताउन तंजीम के अजलास के बाद ही पेश होगी। दूसरी जानिब नंबर गेम की बात करें तो ये गेम भी हुकूमत के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। मौलाना की मुमकिन हिमायत के बाद हुकूमत को 2/3 हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि हुकूमत दोबारा से मुतनाज़ मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए कोशा है। आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चंद दिन के वक्फे के बाद फिर से एक खत इलेक्शन कमीशन को भेजा है, जिसमें मखसूस नशस्तें जल्द अज जल्द देने का मुतालबा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कल अपना अहम इजलास तलब कर लिया है। अब देखना यह है कि वो इलेक्शन कमीशन जो इस मामले पर मुसलसल 8 इजलासों के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, क्या वो कल किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएगा। आईनी तरमीम के ही तनाजुर में PTI इस वक्त हुकूमत पर बरतरी हासिल किए हुए है, क्योंकि इतलात यही थी कि इस्लामाबाद में एहतजाज के पीछे PTI का एजेंडा इसी आईनी तरमीम को मौखर कराने का था। अब इसे डील कहें या ढील, लेकिन PTI इस एहतजाज की आड़ में सेट किए गए गोल को अचीव करने में कामयाब हो चुकी है। आज अली अमीन गंडापुर ने फिर से असम्बली में एक जज्बाती तकरीर की और इसमें दोबारा से अपने फरार की कहानी दोहराई। साथ में उन्होंने IG इस्लामाबाद को ना हटाने पर दोबारा से विफाक पर चढ़ाई की धमकी दी। आज के डायलॉग में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आया आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम हुकूमत और तहरीक इंसाफ की रेड लाइन क्यों बन चुकी है। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। सर, क्या कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी वो थी तो फ़लस्तीन से मुतालिक, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उसकी आड़ में होकर कुछ मुलाकातें हुई भी, तरमीम के हवाले से भी बात हुई और मुबैना तौर पर मौलाना साहब ने सब बड़ों से मिलकर बहुत सारे मामलात तय कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कल की कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन पे थी और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी। सब ने मिल के फ़लस्तीन पे यकजहती का इजहार किया। मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था और मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो आप ही दे सकती हैं, क्योंकि वो कल की कॉन्फ्रेंस मेरे नॉलेज में तो यही है कि प्योरली फ़लस्तीन के मसले पे थी और उसमें कोई दूसरा टॉपिक नहीं था और सब पार्टियों का इस बात पे इत्तेहाद था। क्योंकि अगर कोई ऐसी सियासी बात होती तो फिर मुख्तलिफ पार्टियाँ थी ना, तो कोई पार्टी अपना इख्तलाफ राय भी रखती। तो ये अब इस किस्म की बातें कह देना, अगर तो अथेंटिक कोई बात है तो आप बता दें, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है। अच्छा, आईनी तरमीम अब सुनने में आ रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के बाद लाई जा सकती है। नंबर्स आप लोगों के पूरे हो गए हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है मौलाना साहब के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बात पे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ। मैं कोई पिछले 60 साल से, क्योंकि फाइनेंस की तरफ मेरी ख़ास बिजनेसमैन हूँ, तो हर बजट को बहुत ज़्यादा मैं उसकी तवज्जो करता हूँ। तो बजट जो होता है ना, पहले रिवील नहीं होता और पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट की मीटिंग में आपस में बहस तमहीद होती है और उसके बाद बजट फाइनलाइज होता है। फिर वो असम्बली में पेश किया जाता है और उस पर कोई 2 हफ्ते वहाँ पे हर मेंबर अपनी अपनी तजवीज़, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपनी डिस्कशन करता है। ये कोई भी मुझे किसी ने क्या समझाया, जब तक अभी तय ही नहीं हुआ, ये पता ही नहीं है कि आईनी, मुझे नहीं पता कि आईनी तरमीम कौन सी होनी है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। और आज भी हमारी काबीना की मीटिंग हुई, उसमें कोई तरमीम के बारे में बताया नहीं गया। मीडिया खोलते हैं तो उसमें सिर्फ तरमीम की बात है, हमारे यहाँ तो कोई पॉलिटिकल इसमें बात हो ही नहीं रही। तो मुझे ये बताइए, तरीक़ाकार ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि 60 साल से तो मैं बजट, आप बता दीजिए
کہ بجٹ کا کوئی معاملہ پہلے بتایا جاتا ہے, پہلے کیبنٹ میں ڈیسیژن ہوتا ہے, پھر وہ اسمبلی کے پاس جاتا ہے اور اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہی معاملہ اس بار بھی ہوگا, یہی چیز ہوگی. پہلے تو ہم کیبنٹ میں ہی ابھی نہیں آیا, کیبنٹ میں آئے گا, اس میں بھی ہماری ڈسکشن ہوگی, اور پھر کیبنٹ اگر اپروو کر دیتی ہے تو پھر وہ اسمبلی میں پیش ہوگا. اب جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, مولانا کے پاس کئی بار صدر صاحب بھی گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی گئے, محسن نقوی بھی گئے, تو یہ یا دوسرے لوگوں سے بھی, ایم کیو ایم سے یا پیپل پارٹی کا بات مولانا, تو سارے یہ ایک دوسرے سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے مطلب بات چیت کر رہے ہیں, گفت و شنید کر رہے ہیں, اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, اور ابھی تک فائنلائز کوئی چیز نہیں ہوئی. یہ اس چیز کو اتنا بنا کے رکھ دیا ہے. کبھی مجھے یہ بات بتائیے, طریقہ کار ہی یہی ہے, اس طریقہ کار سے کوئی انحراف ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو جنرل ڈسکشن اخبار والے کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, کریں بے شک, لیکن یہ کہنا کہ بھائی بتایا کیوں نہیں گیا, یا یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی اتھینٹکلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز امینڈمنٹ ہو رہی ہے. سر آپ نہیں کہہ رہے نا, لیکن آپ کے اور رہنما نون لیگی وہ تو اس پر بات بھی کرتے ہیں. اچھا, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں آنا چاہتے. نہیں, بات وہ ہوتی رہتی ہے. دیکھیے بجٹ سے پہلے بھی مختلف پیشین گوئیاں, مختلف قیاس رائیاں تو ہوتی رہتی ہے. یہ آپ بات کریں. اچھا, رانا صاحب سر کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب خود نہیں آنا چاہتے, اور ایکسٹینشن سے انہوں نے معذرت کی ہے, اور کسی کو روکنے یا رکھنے کے لیے اب ترمیم نہیں ہوگی. تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد سمجھ لیا جائے کہ قاضی صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے, اور اگر کنفرم ہے تو پھر اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہو سکتے ہیں, لیکن نوٹیفیکیشن ان کا ابھی تک نہیں آیا, 17 دن رہ گئے ہیں. دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ نے آج نہیں, وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اب پتہ نہیں کیوں وہ آپ کو سنوائی نہیں دی یا کیا. میں نے تو بہت عرصے سے ان کے خود اپنے منہ سے سنا ہے بہت عرصہ پہلے کہ میں نے کوئی لینا نہیں. آج آپ رانا ثناء اللہ کو کوٹ کر رہی ہیں, تو یہ بات تو طے شدہ ہے. قاضی صاحب دیکھیے کریکٹر والے شخص ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بھیا میں نہیں لینا چاہتا, میں نے اپنا ٹینور پورا کر لیا اور میں نہیں لوں گا. پتہ نہیں پھر بھی ان کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ میں ساری باتیں کر رہی ہوں, جو اسپیکولیشن ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہے نا, اور ہر بات پہ مثلا ایک وقت میں نے سنا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے خبریں آتی ہیں, کس کو ملتی ہیں, اور ان باتوں پہ کیا ہمیں ڈیبیٹ اور ڈسکس کرنا چاہیے؟ یہ باتیں ایسی ہیں ہی نہیں, لیکن یہ سب غلط ثابت ہو رہی ہے. کوئی ایک بات بھی تو صحیح ثابت. ابھی آپ دیکھ لیجئے علی امین گنڈا پر صاحب کو, انہوں نے جانا تھا لاہور, وہ جلسے کے بعد لاہور پہنچے, پھر انہوں نے کہا میں کل تقریر کروں گا. پھر ابھی ریسنٹلی واقعہ ان کا دیکھ لیجئے کہ وہ اسلام آباد تھے, سارا میڈیا ٹاک کر رہا تھا کہ ہم نے کوئی ان کو کچھ کر دیا, کیا کیا, کیوں ایسا کیا. وہ خود انہوں نے پھر بیان دے دیا کہ میرے تو کسی کے قبضے میں بھی نہیں تھا, اور میرے سے تو کسی نے کچھ نہیں کیا, اور میرا مشن اکمپلش ہو گیا. اور پھر انہوں نے وہ آپ بتائیے کہ الزام ہم پہ لگ رہے تھے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, اور وہ تمام اگر اسلام آباد سے چلے تو کتنے ضلع انہوں نے کراس کیے, اور خود خیبر پختونخوا والوں کو پتہ نہیں ہے, وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں. اب اس طرح الزام دھرتے رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ سیاست ہے؟ کوئی اتھینٹک بات ہونی چاہیے, کوئی صحیح بات کسی کے وثوق سے ہے ضرور کرے. اب وہ یہاں سے گزر کے بائی روڈ گئے ہیں, تو آپ بتائیے کتنے گھنٹے ان کو لگے ہوں گے, اور رستے میں کسی کو پتہ نہیں لگا. خیبر پختونخوا والے کے تمام انٹیلیجنس ہے, اور وہ ہم الزام دے رہے ہیں کہ ہم نے شاید ان کو کچھ کر لیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا, جمعیت علماء اسلام نے بھی کل اعلان کیا ہے کہ 2 روز تک وہ اپنا مسودہ سامنے لے آئیں گے, اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ 2 الگ الگ مسودے ہوں گے, حکومت کا الگ ہوگا, جے یو آئی کا الگ ہوگا, یا پھر دونوں مسودوں سے کوئی مشترکہ چیز نکالی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا, یہ تو طریقہ کار ہی جمہوریت میں یہی ہے. ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا, میں نے تو ایک بڑی اچھی مثال دی آپ کو بجٹ, کیونکہ آپ خود اس کو آبزرو کرتی رہی ہیں. تو یہ دیکھیں نا, ہر ایک کی اپنی تجویز ہوتی ہے. وہ جو بجٹ آ بھی جاتا ہے نا, اسی طرح اگر یہ آ بھی جائے گی نا, کوئی امینڈمنٹ فرض کیجیے ہوتی ہے اور کیبنٹ پاس بھی کر دیتی ہے, تو پھر بھی ہر ایک اپنی اپنی رائے اسمبلی میں دے گا, وہ اپنی بات پیش کرے گا. تو 2 کیا کئی نظریے ہو سکتے ہیں, 2 کو چھوڑ دیجیے. میرے خیال میں تو
20 मेंबर अपनी अपनी बात मुख्तलिफ कर सकते हैं, डिबेट होगी। ये आईनी अमेंडमेंट हो रही है, और आईनी अमेंडमेंट तब होगी जबकि इलेक्टेड 2/3 कौमी असम्बली के मेंबर और इलेक्टेड 2/3 सेनेट के मेंबर अलग अलग वोट देंगे। अब बताइए कि वो सब लोग क्या गलत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात फैसला करेंगे? सोचने वाली बात भी नहीं है कि जो लोग 8-8 लाख में से एक बंदा इलेक्ट होता है, और उनके पूरे पाकिस्तान में से इलेक्ट हुए 2/3 मेजॉरिटी एक बात को जायज़ समझते हैं, और कोई ये कहे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, तो मैं किस तरह उसको कबूल कर लूँ? क्योंकि इतने जहांदीदा लोग, जो मैच्योर लोग जो कि इलेक्ट होते हैं, जो कि लोगों के पास जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वो तो देखिए ना 2/3 मेजॉरिटी के बाद अमेंडमेंट होती है। आइन में तो बड़ी सख्ती रखी गई है, और अगर उसके बावजूद भी किसी को इतराज़ है तो उसका राइट है इतराज़ करे, लेकिन आइन तो यही कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होगी। उसमें अलग अलग भी नज़रिए होंगे, जो नज़रिया फाइनल होगा वो पास होगा। हमेशा आखिरी वक्त तक कुछ करारदाद होती है तो उसमें तरमीम होती रहती है, क्योंकि गुफ्तगू शुनीद होती है, फिर कहा जाता है कि नहीं जी ये फाइनल हुआ है, जो सब ने मान लिया। बिल्कुल तो सही, ये एक रेगुलर तरीका है। बिल्कुल सही। सर, पीटीआई के एहतजाज के बाद एक मैसिव क्रैकडाउन हमने देखा, लातादाद FIRs काटी जा चुकी हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, KP हाउस इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। आपको लगता है ये दुरुस्त इकदाम था? जमहूरी अंदाज में होना चाहिए था KP हाउस को सील? देखिए, KP हाउस, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत का ये अंदाज़ नहीं है कि जब भी कोई तरक्की मुल्क करने लगे, या अगर चीन के सदर ने 2014 में आना हो तो उसके बाद आके डी चौक पे धरना कर दो, या भी प्राइम मिनिस्टर आए मलेशिया के तो आप डी चौक पे आके धरना कर दो और एहतजाज करो और तोड़ फोड़ करो। मैं और अभी फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली है तंजीम की, तो उससे पहले ये दिखाओ पूरी दुनिया को, क्योंकि नज़रें पाकिस्तान की तरफ है ना, और अब उसको दिखाओ कि नहीं जी हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हमने बंद कर दिए। ये मुल्क को कहाँ लेके जा रहे? मुल्क तो अगर तरक्की कर रहा है, नज़र आ रहा है ना आपको, महंगाई कम हो गई, रिजर्व हमारे बढ़ गए, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, उसके अलावा करेंसी पूरा 1 साल हो गया कि ज़रा भी कोई डिवेल्यूशन पाकिस्तान की करेंसी में नहीं हुआ, ये पहली बार है शायद पूरे साल में। उसके बाद जो भी हमारे आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पीक पे है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, रोज़ाना बढ़ रहा है तेजी। ये कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान की तरक्की के फिर कौन से शवाहिद हैं? ये जो टैक्स भरने वाले इस वक्त असेसी हैं, पिछले साल से उन्होंने तकरीबन डबल लोगों ने अपने गोशवारे भरे हैं। तो पाकिस्तान का तरक्की का कोई तो मुझे मेयार बता दें, जो सब आपको पसंद नहीं है तो फिर क्या चीज़ आपको पसंद है? यही कि IMF ना दे, IMF ने कर्जा दे दिया $7.1 बिलियन का, और 1.1 बिलियन उन्होंने किस्त भेज भी दी, और आप मना करते रह गए कि IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो, कहीं तरक्की न कर जाए। बिल्कुल सर, एक अगर माजी में गलती कर रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि दूसरा भी गलती वही दोहराए। हाँ, दुरुस्त क्या नहीं है, तो मैं तो वही एक ही कर रहा है ना, गलतियां तो सारी एक ही कर रहा है। अभी आपके सामने है ना कि ये शंकर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और इन्होंने जो फ़लस्तीन पे कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शिरकत नहीं की। अब इंडिया के ये शंकर को भी जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो उसको कबूल है कि हमारे साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे, और इनको कबूल जो हमारी अपनी पार्टी है, जो ये क्या मुहिब वतन है, क्या कौन से मुल्क की पार्टी है? लोग इनकी इन बातों को पसंद नहीं करें। मैं पिछले 31 साल से लोगों में इलेक्ट हो रहा हूँ, मुसलसल इलेक्ट हो रहा हूँ। मुझे लोगों को अंदाज़ा ये अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, इनको ये सियासत नेगेटिव सियासत करके। और आर्मी चीफ ने पिछले दिनों बिजनेस कम्युनिटी से कराची में कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो नेगेटिव सियासत करने वाले हैं वो शिकस्त खा चुके हैं, अब उनकी बात कोई मानता नहीं है। लोग पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, लोग रोज़गार चाहते हैं, लोग महंगाई में कमी चाहते हैं। उधर हम गौर करें ना, हम क्या तरमीम अभी हुई नहीं है, पता नहीं है कौन सी तरमीम, मुझे नहीं पता, और पिछले 2 महीने से तरमीम के बारे में डिस्कस हो रहा है, ये 1.5 महीने से। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ हम लोग चलें, क्योंकि अगर माजी में गलती करे तो ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत भी वही गलती करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। और मेरे साथ अब मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब आपके वक्त का। सर पहले तो ये बता दें, आपके पास कोई अंदर की खबर है तरमीम कब लेके आने जा रही है हुकूमत, क्योंकि आवाज़ें तो आ रही हैं कि शायद 20 अक्टूबर के आसपास पेश होगी। देखिए, अभी तक तो ये लग रहा है कि 18 जो है अक्टूबर को इजलास बुलाया जा सकता है, और उस इजलास से कबल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक फाइनल मुलाकात की भी खबरें इस वक्त हैं कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मिलेंगे मौलाना फजल रहमान साहब से, क्योंकि आईनी तरामीम के हवाले से जो मुसवदा था उस पर मौलाना के कुछ एतराज़ात थे, और मौलाना ये चाह रहे थे कि कोई आईनी अदालत ना बने बल्कि एक बेंच तश्कील दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, जो आईनी मामलात को देखे। और दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जो खबरें थी कि उन्हें आईनी अदालत का सरबराह बनाया जा सकता है, तो इस पे काजी फायज ईसा साहब तो बार बार कह चुके हैं कि वो ना अपने ओहदे की मुद्दत में इजाफा चाहते हैं, ना किसी आईनी अदालत के सरबराह बनना चाहते हैं। लेकिन बाज़ ज़रा ये दावा करते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो आईनी अदालत अगर बनती है तो उसके सरबराह हों। तो मेरे ख्याल में कुछ मामलात मौलाना फजल रहमान के साथ जब तय पा जाएंगे तो उसके बाद हुकूमत पोजीशन में होगी कि वो कंसेंसस के साथ कम से कम मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और PMLN इन तरामीम को सामने लेकर आए। अब एक और मसला पर पेश है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। PMLN तो इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार है कि ठीक है, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे दिया जाए जो आईनी मामलात को देखे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ये बात बारहा कह चुके हैं, क्योंकि ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो है एक सोच थी, एक नज़रिया था कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज भी इसका बारहा माजी में इजहार कर चुकी है। तो वो इस कोशिश में है कि अगर नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर आईनी अदालत की तरामीम जो है वो भी इस मुजवजा तरामीम में शामिल हों। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने अरकान जो है ना वो हुकूमत जो है अपने साथ मिलाने में कामयाब होती है। अब भी हुकूमत एक बड़ा चैलेंज जरूर है, जहाँ अपोजिशन की जमातों के लिए चैलेंज है, वहाँ हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हुकूमत को जब आखिरी बार अपने मेंबरान पूरे न करने की वजह से जिस मुश्किल से दो चार होना पड़ा था, उसके बाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला एक दूसरे के ऊपर तो शुरू कर दिया गया अंदरून खाना के फलां की गलती है, फलां की गलती है। लेकिन बुनियादी बात तो यही थी कि हुकूमत अपने मेंबरान पूरे नहीं कर सकी थी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक आए, फिर KP हाउस से ड्रामाई अंदाज में गायब हो गए, 2 दिन सफाइयाँ देते रहे। उनकी अपनी सफाइयों पे तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग भी राजी नहीं है, 12 अजला क्रॉस करके वो आराम से आ गए। सर आपको लगता है कोई बैकडोर राब्ते हैं इनके, या कोई उसका नतीजा है ये गुमशुदगी, नंबर 1 एंड नंबर 2? देखिए, अगर कोई ये समझता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के राब्ते नहीं हैं तो मेरे ख्याल में फिर उन्हें मौजूदा हालात का इदराक नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के राब्ते थे, राब्ते हैं, और मेरा ख्याल है उनके राब्ते रहेंगे। अलबत्ता उनकी जो दोनों तकारीर हैं KP के असम्बली में, वो तो एक तामल फिल्म अगर आप देखना चाहें तो उसको आप बड़े आसानी से खूबसूरती से देख सकती हैं कि एक तामिल फिल्म का हीरो है, जिस तरीके से वो जनाब उभरते हैं, फिर डूबते हैं, फिर उभरते हैं, फिर असेंबली में निकलते हैं, फिर अगले दिन फिर असेंबली में पहुंच जाते हैं, और अगले दिन जब असेंबली में पहुंचते हैं तो फिर कहते हैं कि मेरा आज फोन तो जो IG के पास था, इसलिए सोशल मीडिया पे चलने वाली कैंपेन देख नहीं सका। अब पता चला, दोस्तों ने बताया कि मेरे खिलाफ कैंपेन चल रही है, तो मैं फिर वजाहत करने आ गया हूँ। पहले रोज वो भूल गए थे कि वो चौकी में छुपे रहे, आज उन्होंने ये भी बता दिया कि वो पुलिस चौकी में छुप गए थे। पहले रोज उन्होंने कहा था कि वो जो है अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मेहरबानी से वो नजर ही नहीं आए। 4 बार छापे पड़े तो नजर ही नहीं आया, लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, मैं चौकी में छुप गया था। और पहले दिन तो 12 अजला से होता हुआ आया था, किराया नहीं था मेरे पास। आज उन्होंने एक नई फिल्म का एक नया मोड़ दे दिया है कि जी मैंने पहाड़ के ऊपर से खड़े होकर पत्थर मारा, गाड़ी जो जा रही थी वो रुक गई, और एक गाड़ी में मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, फिर मैं उसके साथ बैठा के 2 मोटरसाइकिल पे जो कमांडोज जा रहे थे वो मेरे मुहाफिज थे, मुझे पता चला। फिर उसके बाद मैं DPO के पास पहुंचा, DPO साहब से मैंने कहा मेरी तस्वीर रिलीज कर दें, उन्होंने मेरी तस्वीर भी रिलीज नहीं की, पता नहीं उन्हें किस बात पर है। तो मेरे ख्याल में एक फिल्मी कहानी है, उसको है। मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम ने जो खासतौर पर D चौक में जो कुछ हुआ, कारकुनों पर जो आंसू गैस बरसाई गई, कारकुनों की पुलिस के साथ जो लड़ाई हुई, और पूरा इस्लामाबाद बंद था, पूरे मुल्क के अंदर एक अजीब पैनिक था। इस पैनिक के माहौल में लोगों को एंटरटेन करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की फिल्म पर देख के बंदा कम से कम उस जो है उस पैनिक से निकल सकता है। तो मेरे ख्याल में
सब ने अच्छा एंटरटेन किया है सोसाइटी को। सर, तहरीक इंसाफ ने भी दोबारा शहरों में एहतजाज की कॉल दे दी है। आपको लगता है कि डी चौक का गम भुलाने के लिए ये एहतजाज की कॉल है? क्या अचीव कर सकती है? पहले क्या कर लिया और अब क्या कर लेगी? देखिए, तहरीक इंसाफ तो मेरे ख्याल में उनके पास अब यही सियासत है। जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, वो समझते हैं कि उस वक्त तक हुकूमत के ऊपर दबाव डालने का एक ही तरीका है, एहतजाज, एहतजाज और एहतजाज। और ये इस वक्त तहरीक इंसाफ जो अपने बयानिए पे इस हद तक आ चुकी है कि उनके कारकुनों को भी ये प्रोटेस्ट ही सूट करता है। अगर वो प्रोटेस्ट छोड़ दे तो उन्हें केपीके में हुकूमत में गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा, उनको पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, उनको सियासी माहौल में और अदालतों में जो मुकदमात हैं उनका सामना उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे माजी में मियां नवाज शरीफ ने किया, असफ अली जरदारी साहब ने किया, बाकी लोगों ने किया। तो मेरे ख्याल में पीटीआई समझती है कि अगर वो एग्रेशन की सियासत रखेगी, अगर वो प्रोटेस्ट जारी रखेगी, अगर वो सड़कों पर आती रहेगी तो उनका कारकुन मोटिवेट रहेगा। बिल्कुल सही। अगर कारकुन न रहा तो उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और सर, ये जो केपी हाउस सील हुआ है, आपको लगता है ये दुरुस्त इक़दाम है? बिकॉज एहतजाज से, पुलिस के दौरान एहतजाज को मौत को तशद्दुद से जोड़ा गया। तहरीक इंसाफ ने जो किया सो किया, लेकिन वफाकी हुकूमत के इक़दाम से आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ना केपी के हाउस के ऊपर रेड होना चाहिए, ना कारकुनों के ऊपर जो है शेलिंग होनी चाहिए, ना तो कारकुनों की पकड़ धकड़ करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि एक सूबा का वज़ीर आला है, उसके पास पुलिस भी है, उसके पास आंसू के शेल भी हैं, उसके पास बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, उसके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, उसके पास लिफ्टर भी हैं, क्रेनें भी हैं। अगर वो सरकारी वसाइल लेके वफाक के ऊपर, इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर चढ़ दौड़ता है तो उनके पास फिर ऑप्शन क्या बचती है? इनको रोकने के तरीके है कि आंसू गैस के शेल मारे जाएं। फिर जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उसमें अब हुकूमत का मौक़िफ़ है, अफानी भी हैं। कई लोग तो ऐसे बेचारे इस्लामाबाद में अब भी मौजूद हैं जिनके पास वापस दीर, चित्राल और बाजोड़ के इलाकों में वापस जाने का किराया भी नहीं है। अच्छा। वो बेचारे यहाँ पे आए, लीडरशिप के कहने पे लीडरशिप मौजूद नहीं थी, उनको बेचारों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये सियासी जमातों को समझना होगा कि एहतजाज जरूर करें, लेकिन अगर एहतजाज की कोई जगह फिक्स कर दी जाए, अगर कह दीजिए डी चौक नहीं आना तो मत आए। क्या फर्क पड़ता है डी चौक आने में? अब रेड जोन में अंदर आके बार बार मुल्क के कानून को तोड़ के असल क्या करना चाहते हैं? इससे अनार्की होगी, इससे फ्रस्ट्रेशन होगी, इससे बेचारे कारकुन मार खाएंगे, जेल जाएंगे, पुलिस वाले मार खाएंगे, जख्मी होंगे। हासिल क्या होगा? मेरे ख्याल में हमें इस एहतजाजी जो सियासत है, इससे सियासी जमातों को निकल के डायलॉग, बातचीत, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, नाम फलस्तीन का और पसे पर्दा बात आईनी तरमीम पर होती रही, आप एग्री करेंगे ऐसा ही हुआ है? कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, बात ये है कि लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ इजलास जो है आईनी तरमीम के लिए बुलाया गया था, शायद ये बात भी गलत है। फलस्तीन के लिए खालिस्तान ये इजलास बुलाया गया क्योंकि इसका आगाज हाफिज नईम और रहमान साहब ने किया। वो मिले बिलावल भुट्टो जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे कहा कि भाई हमें कौमी सियासी जमातों को मिलकर ये इजलास कर लेना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने वादा किया कि वो असफ अली साहब से बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे, वो उनको वज़ीर आज़म के पास लेकर गए। ये सारा उसका जो है उस कॉन्फ्रेंस का नुक्ता आगाज है। उसके बाद अगर वहां पे कोई ऐसी सियासत की बात हो जाती है जो असूलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि ये इजलास बुलाया उस काम के लिए गया था, मैं समझता हूँ ये भी दुरुस्त नहीं है। और सर, इस पर भी आपको कुछ इत्तलात है कि अब काजी फैज़ल साहब खुद ही नहीं चाहते कि उन्हें एक्सटेंशन मिले, और अगर वो नहीं आते दोबारा तो फिर आईनी अदालत के लिए दूसरा जज कौन हो सकता है? देखिए, अभी तो आईनी अदालत का फैसला होना बाकी है कि क्या आईनी अदालत अलग से बनेगी, क्या उस पर मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, PMLN की सारी सियासी जमातें राजी होंगी, फिर क्या नंबर्स पूरे होंगे, तो उसके बाद ही आईनी अदालत वाली तरमीम जो है वो लाई जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कोई बेंच बन जाता है तो फिर उसकी सरबराही किसी और के पास चली जाएगी। हाजी फाजी अपनी एक्सटेंशन के हवाले से या आईनी अदालत के हवाले से अपने दोस्तों से अपनी निजी महफिलों में ये बात कह चुके हैं कि वो इस किस्म की किसी ओहदे की एक्सटेंशन नहीं चाहते। हुकूमत की बहरहाल बाज हुकूमती जो है ज़ुअमा, उनकी तरफ से ये इत्तलात मिलती रही हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि काजी फाजी साहब आईनी अदालत के सरबराह बन जाएं और इस आईनी जो बात है, खासतौर पे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको अलग से देखा जाए। तो मेरे ख्याल में ये होगा जब तक नंबर्स पूरे नहीं होते
और जब तक तमाम सियासी जमातें इस पर इत्तेफाक नहीं कर लेती। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया मौजूद थे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आसान होगा हुकूमत के लिए तरमीम पास कराना या नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बशरा साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। सर, डी चौक पर जो आप लोगों ने एहतजाज किया, जो अचीव करना चाहते थे वो मिल गया, और ये भी बता दें कि दूसरी बार जो गंडापुर साहब की गुमशुदगी है, क्या वो भी डील का नतीजा है, क्योंकि पहली तो वही डील का नतीजा थी? इकरार, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, इमरान खान के टाइगर्स को, और पाकिस्तान भर से तमाम उन बुजुर्गों को, माओं बहनों बेटियों नौजवानों को, वो पंजाब से थे, कराची से थे, सिंध से थे, खा वो कश्मीर से थे, गिलगित से, बलूचिस्तान, केपी, जहां जहां से भी आए थे। मैं समझता हूँ इतनी जुर्रत और दलेरी, आप ये अंदाजा कीजिए कि जिस तरह की शेलिंग हुई, डायरेक्ट फायरिंग बुलेट्स लग रहे थे, बल्कि आपने देखा कि हर तरफ फौज भी फिर रही थी, रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी। और मैंने तो इतनी मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ इकरा, बहुत बार हमने ये आंसू गैस के शेल जो हम पे पड़े हैं, लेकिन इस दफा जो आंसू गैस थी इनकी, लगता है जैसे इसराइल के खिलाफ हमें ये एहतजाज नहीं करने देते, ये इसराइल से शायद इन्होंने इंपोर्ट की थी। इतनी जहरीली गैस मैंने आज तक नहीं देखी। तो सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। और ये जो कहते थे कि हम अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, कोई जरूरत नहीं कर सकता डी चौक आने की, बात क्या थी कि इमरान खान का हुक्म था कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, डी चौक पहुंचना है। उसकी वजह हमारी जो अदलिया के ऊपर खुद को हमला हो रहा है, आइन पर हमला हो रहा है, हमारा मैंडेट चुराया गया, सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, इंसानी हकूक का जनाजा निकाला गया। तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा राइट है जो हमें आइन और कानून देता है। बेशक इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल है, बल्कि मार्शल प्लस है, तो सबसे पहले तो खराज तहसीन है। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पर जितनी वहां पर जुल्म किया है फॉर्म 47 की हुकूमत ने, अगर आपने को लाइव जाहिर आप लोगों की मजबूरियां हैं, आप नहीं दिखा सकते, हमने इतनी एम्प्टीज वहां से रिकवर की हैं। हमारी खवातीन, बुजुर्ग खवातीन, उनको वहां पर शेल लग रहे हैं, उनके ऊपर बुलेट्स मार रहे हैं, और यकीन माने उनको भेड़ बकरियों की तरह पाकिस्तानियों को ये प्रिजन बैन में डाल रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। तो कम से कम मैं तो ये इकरा कहूंगा कि माए बहनें बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, खा वो तहरीक इंसाफ की हो, खा किसी जमात की हो, या खा किसी सिविल सोसाइटी से हो। आप अंदाजा ये करें, पहले इन्होंने बुशरा बेगम को, जो इमरान खान साहब की मिसेज हैं, अब खान साहब की बहनों को, हमारी और माओ बहनों बेटियों को वहां जेलों में डाला हुआ है। वजह क्या है? इमरान खान को तोड़ना है, पीटीआई को तोड़ना है, इमरान खान को झुकाना है। लेकिन आप फ्री है तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अचीव किया कि हमें ना कोई जुल्म डरा सकता है, ना हमें कोई जबर डरा सकता है। हमारी डिटर्मिनेशन है कि पाकिस्तान को गंडापुर साहब पर आए ना सर, वो गुमशुदा क्यों हो गए दूसरी बार? अच्छा, पहली बात तो आप खराज तहसीन पेश करें चीफ मिनिस्टर को कि चीफ मिनिस्टर के एक इलेक्टेड सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर किस तरह शेल बरसाए गए, किस तरह आंसू गैस उनके ऊपर डाली गई। लेकिन उन्होंने वादा किया था इमरान खान से और अवाम से, मैं वहां पहुंचूंगा। उसके बाद मुझे बताइए कि कोई भी हो, अगर आप 24 घंटे 36 घंटे लड़ते हुए पहुंचते हैं और उनके कारकुनान वहां बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, अगर वो चले गए हैं केपी हाउस 10 मिनट के लिए कि मैं फ्रेश अप हुआ हूं, तो क्या किसी को हक पहुंचता है कि आप एक सूबे, आपने सिर्फ केपी हाउस पे हमला नहीं किया, आपने एक सूबे पे हमला किया है। केपी हाउस खैबर पख्तूनख्वा का घर है, वहां पे एक सिंबल है फेडरेशन का, वहां पर रेंजर्स दाखिल हो जाती है, पुलिस दाखिल हो जाती है, और वहां पे जाकर इन्होंने तोड़ फोड़ की। वहां पर जाके इन्होंने जो वहां के जो मुलाजमीन थे उनको किडनैप कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर कहता हूं कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को ये अगवा कर लेते या उनसे को उनको तशद्दुद करते तो बात और आगे बढ़ जाती। आपको तो कंडेम करना चाहिए मीडिया को कि देखें, अली अमीन गंडापुर एक सियासी शौकत बशरा पीटीआई के कारकुन है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान के एक सूबे के फेडरेशन की एक इकाई के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, और आप इस तरह सर, हम कैसे कंडेम कैसे कर सकते हैं? आपके तो पीटीआई के अंदर के लोग उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो छुरा घोंप रहे हैं बानिए पीटीआई की पीठ में। अंदर से आपके अंदर इतनी रिफ्ट है आप लोगों के दरमियान?
اچھا پہلے تو میرے خیال میں اقرا اگر آپ اس بات کو کنڈیم کریں کہ کے پی ہاؤس پہ جو حملہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد کے پی ہاؤس کو سیل کیا گیا ہے، آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوں گی جب رینجر اندر گئی ہے، جب پولیس اندر گئی ہے، تو کیا آپ اس کو کنڈیم نہیں کریں گی؟ پہلے تو اس کو کنڈیم کریں نا، اگلی بات میں کرتا ہوں، کم از کم کچھ تو حق سچ کا ساتھ دیں، بتائیں آپ کنڈیم نہیں کریں گی اس کو؟ سر اور بھی بڑے معاملات ہیں نا جس پہ کنڈیم کرنا چاہیے، کہنے والے تو نہیں میرے کنڈیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سر، لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اور بھی لوگ بڑے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے گورننس کے معاملات چھوڑ کے ہمیشہ صوبے پہ دھاوا بولنے کیوں آ جاتے ہیں؟ پھر وہی اچھا اگر ہمارے گورننس کے مسائل ہوں تو آج تحریک انصاف کے پی کے اندر سوائے تحریک انصاف کی کوئی جماعت نہیں ہے، تحریک صوبہ کے پی واحد صوبہ ہے جو دوسری باری نہیں دیتا، وہاں تو کسی جماعت کوئی ایسا پارٹی رہ ہی نہیں گئی، سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں، اور جو 6 یا 7 جتوائے گئے ہیں وہ فارم 47 بنا کر جتوائے گئے ہیں، ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا ہے۔ سو کے پی اگر عوام مطمئنہ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں۔ دوسری بات، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کسی جماعت کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جماعت کے کارکنان اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی غلط ہوا ہے تو وہ خود کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن بالکل ہم لوگ بھی ڈی چوک میں موجود تھے، آپ نے میری فوٹیج دیکھی ہوں گی، میں نے آپ کو دیکھا ہے سر، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب گنڈا پور صاحب کال دیتے ہیں، کارکنوں کو لے کر آتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف کارکنان ہی سڑکوں پر شیل بھی کھا رہے ہیں، ذلیل بھی ہو رہے ہیں، لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں، انہیں گلا ہے آپ لوگوں سے کہ آخر باقی لوگ کیوں ویڈیو پہ بیٹھ کے پیغام دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ پہلی بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری بات سن لیتی تو شاید اقرا کو سوال کی ضرورت نہ آتی۔ جب ہمیں پتہ چلا وہاں پر، جب ہم ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے، پرامن طور پر آگے سے شیل آ رہے تھے، ربڑ کی گولیاں آ رہی تھیں، اس طرح لگ رہا تھا جیسے اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے، جیسے غزہ کے اندر حالات ہیں، جیسے کشمیر کے اندر حالات ہیں، ایسے لگ رہا تھا ڈی چوک میں۔ بہرحال جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ وہاں سے چلے گئے ہیں اور اغوا ہو گئے ہیں، تو ہمارے اندر کارکنان کے اندر ایک مایوسی آئی، پریشانی آئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کیا کسی کارکن وہ پیچھے ہٹا؟ انہوں نے کہا جب تک ہمیں عمران خان کا حکم نہیں آئے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن وہاں پر جب اگلے دن کارکنان بیٹھے رہے، ساری رات ہم 48 گھنٹے بیٹھے ہیں ڈی چوک میں، آپ اس بات کو اپریشیٹ 48 گھنٹے۔ اچھا اس کے بعد جب چیف ہم سب لوگوں نے کہا ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ تو اس وقت پتہ چلا جب کے پی میں انہوں نے سپیچ کی اسمبلی میں جا کے کہ کیا ہوا ہے، اور بلکہ آج اگر آپ ان کی تقریر چلا دیں، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ظلم جبر زیادتی ہوئی ہے ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کیا کہی، جو کارکنان فرض کریں آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ کارکنان کو غصہ تھا، ان کے الفاظ پتہ کیا تھے کہ جو عمران خان اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولادوں کو غارت کر دے۔ تو میرے خیال میں شک کرنا علی امین گنڈا پور پہ، ان کی لائلٹی پہ، یہ تو بالکل میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے کارکنان جو ہیں وہ خود تنقید کرتے ہیں، لیکن آج کل ان کا جواب آ گیا، آج انہوں نے باقاعدہ سپیچ دی تو ایک ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ ظالم اور جابر حکومت جو فسطائیت کر رہی ہے، فارم 47 کی جو حکومت ہے، ان کو پتہ اس بات کا کہ سر ویسے آپ کے تو چلیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں کیا کہیں، لیکن ان کی تقریر نے تو اور ہی ابہام پیدا کر دی ہے، 12 ضلع کراس کر کے وہ آرام سے پشاور بھی پہنچ گئے، پتہ نہیں کون سی کاؤنٹنگ 12 ضلعوں کی ہو رہی تھی ان کی۔ اچھا یہ بتائیے سر، وزیر اعظم شہباز شریف نے آپ لوگوں کو خوارج کے ساتھ تنبیہ مطلب جوڑ دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وفاق میں دن رات چڑھائی کی، خارجی اور داخلی اندر کے دشمن تھے وہ ایک ہو گئے ہیں اور وہ سازش دہرانے نہیں دیں گے اب آپ لوگوں کو۔ میاں شہباز شریف کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جس کے نام ان کی جماعت کا صدر کون ہے؟ میاں نواز شریف۔ میاں نواز شریف کے نام پہ یہ ووٹ لیتے ہیں، اگر میاں نواز شریف ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے تو ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ اگر شہباز شریف ڈگی والا وزیر اعظم خود ہارا ہوا، مریم بی بی ہاری ہوئی، نواز شریف ہارا ہوا، 17 سیٹوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حکومت دے دی، ان کی حکومت بنا دی، ہماری 180 سیٹیں پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلیز کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر فارم 47 بنا کر ان کو دے دی گئی، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ دوسری بات میں اس طرح ایک بات بتاؤں، بلیو کریں they are totally irrelevant, they are nowhere، ہم ان کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے نہیں، نہ یہ کمپٹیشن میں ہے، سیاستدان عوام سے ہوتا ہے، سیاستدان ووٹوں سے ہوتا ہے، سیاستدان الیکٹ ہو کر آتا ہے، سلیکٹ ہو کر نہیں آتا۔ یہ
اب عوام کے نمائندے نہیں رہے، صرف پاکستان میں ایک جماعت ہے اس وقت، اس کا نام تحریک انصاف ہے. باقی آپ یہ سارے پورے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بیچارے لولے لگڑے فارم 47 لے کر آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بلایا ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ وہاں پر مسلط کیے گئے ہیں. اس لیے آپ نے یہ بات میں نہیں کہہ رہا، مولانا فضل الرحمان کی بات چلا دیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارلیمنٹ ہے، یہ انہوں نے بنائی ہے. تو ہمیں ان کو پتہ ہے ہمیں کہ یہ بیچارے کے اس وقت مقابلہ، بلکہ قابل رحم لوگ ہیں جو کبھی کہتے تھے. میں تو ایک مشورہ دے چکا ہوں، میاں نواز شریف کو ٹویٹ کیا تھا باقاعدہ ان کو ٹیگ کر کے کہ میاں صاحب آپ نے ابھی تک لکھا ہوا ہے ووٹ کو عزت دو، کا مطلب وہ تو ختم کر دیں. آپ کو ووٹ کو عزت دیتے ہوئے ہمیں حکومت بنانے دینی چاہیے تھی. آپ کو فارم 47 نہیں لینا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا، جھوٹے حلف نہیں اٹھانے چاہیے تھے. اصل مسئلہ تو یہیں سے آیا. اگر 8 تاریخ کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو مان لیا جاتا تو آج پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو سیاسی افراتفری ہے، جو معاشی بحران ہے، وہ حل ہو جانا تھا. کیونکہ کوئی حکومت عوام کے بغیر نہیں چل سکتی، بالکل کوئی صحیح. ادارہ عوام کے بغیر نہیں چل سکتا. چلے سر، امید کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ شوکت بشرا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا رہتی ہے اور ترمیم کی صورتحال کیا بنتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.